द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है पैसों के प्रति हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, यानी कि पैसों को खर्च कहाँ और कैसे करें और पैसों की सेविंग करने का सही तरीका भी बताती है। इस किताब का लेखक है मॉर्गन हाउसल। मॉर्गन हाउसल एक इन्वेस्टर और ऑथर भी है। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हम ये सोचते रहते हैं कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा पैसे होने के बावजूद भी एक मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं और कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में मिलियनेयर बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस समय आप पैसे को लेकर के आप डिसीजन ले रहे होंगे, तो क्यों ना आज ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए हम पैसों के मनोविज्ञान के बारे में समझें। किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से फरकती है। इस किताब का हर एक चैप्टर एक इंसानों का पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। इस किताब में पैसे से रिलेटेड बहुत से लेसन पर बात किया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपके पैसे के साथ रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने की काम करेगी। तो अब शुरू होती है यहाँ से मेन पॉइंट्स, आप यहाँ से ध्यान से सुनना। नो वंस क्रेजी। हम में से हर कोई लाइफ में एक छोटे से पार्ट कोई अनुभव कर पाते हैं और इस अनुभव के बेसिस पर ही हम ये सोचते हैं कि ये दुनिया किस तरह से काम करती है। लेकिन असल बात तो ये है कि लाइफ में हम जो भी अनुभव करते हैं वो हमारे आसपास और कंडीशन पर डिपेंड करती है। उदाहरण के तौर पर जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है और रिस्क और रिवार्ड को लेकर के उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है उस इंसान से जो अमीरी में बड़ा हुआ है। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने पिछले 50 साल के डेटा को लेकर के ये देखने के लिए स्टडी किया कि लोग किस बेसिस पर रिस्क लेते हैं। तो उन्होंने पाया कि किसी भी इंसान की रिस्क लेने की क्षमता उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस पर। हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन अलग अलग होता है जो पूरी तरह से सर्कमस्टेंस और अनुभव पर डिपेंड करता है। लोग पैसे को लेकर के कोई भी निर्णय अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही लेते हैं। लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे सफलता में लक का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है और ये हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट भी करता है। उदाहरण देकर के समझाता हूँ। सन 1968 में अमेरिका का एक लेक्साइड स्कूल दुनिया के कुछ गिने चुने में से एक था जहाँ पर $3000 का एक कंप्यूटर था। उस साल दुनिया भर में तकरीबन 33 करोड़ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे और बिल गेट्स भी उन्हीं में से एक था। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो लेक्साइड स्कूल नहीं गए होते तो शायद आज ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी नहीं होता। बिल गेट्स कहते हैं कि लेक्साइड स्कूल में कैंट्रेस इबन नाम का भी एक लड़का था जो बिल गेट्स की तरह काफ़ी अच्छा कंप्यूटर स्टूडेंट था, जो कि फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी बना सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये बेड लक का उदाहरण है, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे किसी बच्चे का माउंट एवरेस्ट के दौरान मारे जाने की पॉसिबिलिटी करोड़ों में से एक थी। इसी तरह कभी कभी आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो हो सकता है कि इसके पीछे आप नहीं हो बल्कि आपका लक हो सकता है। नेवर इनफ। कार्ट वॉनगेट और जोसेफ हेलर दोनों अमेरिकन लेखक थे। एक बार वो दोनों किसी बड़ी पार्टी में गए हुए थे। कार्ट ने जोसेफ से कहा कि इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतना पैसा कमाता है जितना जोसेफ आज तक अपना जग प्रसिद्ध नोबेल से नहीं कमा पाया है। ये सुनकर जोसेफ ने कहा, हाँ ये सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं होगा और वो है इनफ, यानी कि काफ़ी। इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है कि वो हमेशा ज़्यादा की तलाश में रहता है। चाहे हमारे पास कितना भी ज़्यादा क्यों ना है, फिर भी हम दूसरों को देख करके उनसे कंपेयर करते हैं कि और हम हमेशा ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। इनफ का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ को मुश्किलों में बिताएं, बल्कि यहाँ पर इनफ का मतलब ये है कि आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा, बजाय इसके कि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहें। कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारी ज़िंदगी में, रेप्यूटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स, लव, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इन सारी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहना मूर्खता है। कंपाउंडिंग। आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर जो आपकी कमाई होती है फिर से उसे इन्वेस्टमेंट करना कंपाउंडिंग कहलाता है। इसमें आपको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जब ये किताब लिखी गई थी तब
वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर थी और जिसमें से 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65वां जन्मदिन के बाद आए। वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। अगर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करते तो आज उन्हें ये सेम रिटर्न नहीं मिलता और उनकी टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर की जगह सिर्फ 11.5 बिलियन डॉलर ही होते, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है बल्कि टाइम की ज़रूरत होती है। वॉरेन बफेट इसलिए सफल नहीं थे क्योंकि वो अच्छा इन्वेस्टर थे, बल्कि वो इसलिए सफल और कामयाब है क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टर बने रहे। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग। अमीर बने रहने के लिए थोड़ा सा पागलपन होना ज़रूरी है। जैसे लिवरमोर अमेरिका के एक ट्रेडर थे। सन 1929 के पहला ग्रेट डिप्रेशन के समय पूरी दुनिया के इन्वेस्टर के पैसे डूब रहे थे। तब ऐसे कठिन समय में लिवरमोर ने 3 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसा कमाए, लेकिन इसके बाद भी वो रुके नहीं और इसके बाद भी वो अपने पैसों को रिस्क में लगाते गए और बदकिस्मती से वो 4 साल के अंदर ही सारे पैसे गंवा दिए और खुद की जान भी ले ली। लिवरमोर की तरह लोग ज़्यादा पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन इन पैसों को संभाल कर रख नहीं पाते हैं। पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने और ऑप्टिमिस्टिक रहना, अपने ऊपर बिलीव करने की आवश्यकता होती है। वहीं अपने पैसों को बचाने के लिए रिस्क से बचने और किफ़ायती बनने का एक्सेप्ट करने का ज़रूरत है। आपकी सफलता में लक का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किफ़ायती होने का मतलब ये नहीं कि आप कंगालों की तरह रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप बेवजह बिना मतलब के आप पैसों को खर्च ना करें और दिखावा के चक्कर में अपना पड़ें। टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न पर प्रभाव करता है, लेकिन ये भी जानना होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए सबसे अच्छा रिटर्न देगा। कोई भी इंसान हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता है और अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की ज़रूरत है, यानी कि असफलता भी सफलता का हिस्सा है। उदाहरण के लिए समझा जाए तो वाल्ट डिज्नी के शुरुआती दिन काफ़ी मुश्किल थे। सन 1930 तक उन्होंने 400 से भी ज़्यादा सफल कार्टून बनाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी ज़्यादा सफल नहीं रहा और इसके वजह से वाल्ट डिज्नी का स्टूडियो बैंकक्रप्ट हो गया। लेकिन ये सब कुछ बदल गया जब वाल्ट डिज्नी ने स्नो वाइट 7 डॉर्स के वजह से वाल्ट डिज्नी ने सिर्फ 6 महीने में 8 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसा कमाए। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी आप जीत सकते हैं। फ्रीडम वेल्दी की सबसे अच्छी फॉर्म है जिसमें आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंगस बायर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये जानने के लिए रिसर्च किया कि वो कौन सी चीज़ है जो लोगों को असली खुशी देती है। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि वैसे तो हर कोई अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है और वो है अपनी लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको आपके लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा सैलरी, बड़ा घर और प्रेस्टिजियस जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। जब कोई आप ऐसा काम करते हैं जब उस काम को पसंद नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस काम से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप अपना काम ऐसे वातावरण में करते हैं जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो, तब भी आप इस काम से नफरत करने लग जाएंगे। क्योंकि अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट कार्ल प्रीमर ने हजारों बुजुर्गों का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसे महत्वपूर्ण लेसन सीखे, तो उनमें से लगभग सभी ने हार्ड वर्क करने और ज़्यादा पैसे कमाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अच्छे दोस्त बनाने और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बात कही। मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को अच्छा सा कार चलाते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में ये बातें ज़रूर आती होगी कि वाओ, इस गाड़ी का ओनर कितना कूल है। आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना अमीर समझते हैं, लोग मुझे कितना कूल समझते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आपके पास अच्छी चीज़ें और महंगी चीज़ें हो तो लोग आपको तारीफ़ करेंगे। जब आप दूसरों की जगह पर खुद को रख करके देखेंगे तो आप खुद जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए आपको ज़्यादा इनकम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको हाई सेविंग की ज़रूरत है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपके ज़रूरतों और इच्छाओं पर निर्भर करती है। आपकी सेविंग आपके इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप है। आपकी सेविंग बचाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका खर्च भी कम हो जाता है।
और अपनी इच्छाओं को तभी आप काम कर पाएंगे जब आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। पैसा बचाने के लिए आपको किसी भी कारण की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग करना आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपके पास हर चीज़ के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि फ़ायदा देता है, जिसका मतलब ये है कि आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं या कोई नई स्किल को आप आसानी से सीख सकते हैं। आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। रीजनेबल रेशनल, आप एक रोबोट नहीं है, आप एक इंसान हैं, इसलिए आपसे गलतियां होना आम बात है। आप पूरी तरह से रेशनल होकर के अपनी फाइनेंशियल डिसीजन ले नहीं सकते हैं। आपको रेशनल से ज़्यादा रीजनेबल होने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये ज़्यादा रियलिस्टिक और लॉन्ग टर्म में आपको अमीर बनने का चांसेस को भी बढ़ाता है। कंक्लूजन ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जब लाइफ में आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हो तो आप ह्यूमैनिटी को फॉलो करें, और जब आपके साथ लाइफ में बुरी चीज़ें हो रही हो तो आप फॉरगिवनेस और कैप्शन को फॉलो करें। कंपाउंडिंग के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लिए टाइम की ज़रूरत होती है। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होने की ज़रूरत नहीं है, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी आप जीत सकते हैं। कम ईगो का मतलब ज़्यादा वेल्दी और सेविंग करना एक तरह से आपकी इनकम और आपकी ईगो के बीच का गैप है। अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करें कि आप रात को बिना किसी फिक्र के आराम से सो सकें। अगर आप अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट के टाइम को बढ़ाइए, क्योंकि टाइम ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। पैसे सेव करने के लिए किसी स्पेसिफिक गोल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बचत ज़रूर करें, क्योंकि आपको ये भविष्य में फ्रीडम देती है। अपने पैसों का इस्तेमाल अपने टाइम पर कंट्रोल करने के लिए करें, क्योंकि अपने टाइम पर कंट्रोल होना एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरों के दिखावा में ना पड़ें, बल्कि वेल्दी इंसान बनने में आप ध्यान दें। फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय दूसरों पर आंख बंद करके दूसरों का नकल ना करें, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि सामने वाला इंसान किस चीज़ पर क्यों और कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी। आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा होने से भी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। तो हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही।